I am Nivesh Kashyap. In this video, I will discuss some important points related to unemployment in India and related issues. This video is basically for Patna High Court Assistant Examination 2023 for मेंस. जो लोग भी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। और ये लेक्चर नंबर जो हमारा है 2 है, ठीक है। ये लेक्चर नंबर जो है 2 है, यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डिस्कस किया था बिल्कुल डिटेल में। तो अगर आपको उसका PDF चाहिए या लेक्चर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। और जैसे कि आपको यहाँ पे टेलीग्राम का दिया हुआ है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इसका PDF भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आप अपने आंसर्स राइटिंग जो करते हो उसको भी वहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और आपको मैं खुद चेक करके आपको बता दूंगा, यहाँ पे और भी लोग होते हैं जो आपके आंसर राइटिंग को मतलब देख के अगर उसमें कुछ कमी है तो आपको बता सकते हैं। इस तरीके से वहाँ पे एक पब्लिक ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगे तो, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज़। तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो, क्योंकि जो लास्ट वीडियो था काफ़ी लेंदी हो गया था, 40 मिनट्स क्रॉस कर चुका था। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों का कंप्लेन था कि वीडियो को छोटा किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो काफ़ी मतलब 15 से 20 मिनट का हो, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। और जो बाकी कंटेंट होगा, कंटेंट में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा। आप उसको पढ़ सकते हो PDF से डाउनलोड करके टेलीग्राम से, और अपने नोट्स बना सकते हो अपने नोटबुक में, ठीक है। बाकी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जो कि आप इंट्रोडक्शन में आपके काम आएगा, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे आपको PDF ये कंप्लीटली मिलेगा, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हम ऐसे भी नहीं कर रहे हैं शुरू, ठीक है, क्योंकि इस PDF में इस तरीके से दिया गया कि पहले फैक्ट्स आपको दिखेगा, उसके बाद जो है आपको जो ऐसे हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या होता है, पहले मैं समझाऊंगा डेफिनेशन। द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स, ठीक है, अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स। मतलब कितने परसेंट लोग हैं लेबर फोर्स में जो अनएम्प्लॉयड है, उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, ठीक है। तो फिलहाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 6.6% फॉर मेन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में आपको यूज करना है। एंड 9.4% फॉर वीमेन, ये 2022 का डेटा है, ठीक है। और जो ये 9.3 और 11.6% है 2021 का डेटा है। तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट डेटा यूज करना है 2022 का। 2023 का फिलहाल अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है, अभी आया नहीं है, ठीक है। तो आपको 2022 का डेटा यूज करना है। फॉर मेन 6.6% एंड फॉर फीमेल एंड वीमेन 9.4%, ठीक है, राइट। दूसरा जो टर्म है एक रिलेटेड, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। इन शॉर्ट इसको बोलेंगे WPR। द WPR इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब कि पूरा जो पॉपुलेशन हमारा है उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। तो देखा जाए तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन अर्बन एरियाज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अर्बन एरियाज फॉर द पर्सन एज्ड अबव, मतलब 15 साल से जो लोग ज्यादा हैं, तो उनका परसेंटेज क्या है एम्प्लॉयमेंट का, मतलब कितने लोग हमारे पॉपुलेशन में हैं 15 साल से ऊपर के जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वो है 44.5%, ठीक है। 2021 में क्या परसेंटेज था, 42.3%, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये डेटा यूज करना है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इस परसेंटेज में, तो 44.5%। अभी भी देखो अराउंड 55% जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड है हमारे कंट्री में, इसे ये पता चलता है। ये भी आप डाल सकते हो इनडायरेक्टली अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। वहीं पे देखा गया कि जो मेन का परसेंटेज था वो 68.6% था, और जो वीमेन का पार्टिसिपेशन था वो था बस 19.7%। मतलब समझ लो कि 20% से कम लोग हमारे वीमेन जो है हमारे कंट्री में, वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में वो कितना है, 20% से भी नीचे है। मतलब 80% वीमेन जो है अभी भी अनएम्प्लॉयड है हमारे कंट्री में, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ डेटा था, आपको याद रखना है, इसको यूज करना है, ठीक है। बाकी ये जो डेटा मैं अभी बता रहा हूँ ये आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा डेटा डालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, परसेंटेज याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको अगर लगता है तो पढ़ लेना, PDF में दिया रहेगा। लेकिन बेसिकली जो इंपॉर्टेंट था आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मन है आपको तो पढ़ लेना। और ये डेटा रिलीज कौन करता है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है।
अगर आप इसको डालना चाहो तो डाल सकते हो, ऐसे में कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। अब बात करते हैं, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे जैसे आगे आपको ऐसे लिखना, तो किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देना, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था पहले डेफिनेशन से आपको स्टार्ट करना है, और डेफिनेशन के बाद जो मैंने डेटा आपको ऊपर ही बताया है उसको भी आपको कोट करना है, ठीक है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है डेटा बेसिस है, आपको डेटा दोगे तो आपको पता, मतलब जो कॉपी चेक करेगा आपको, उसको एक अच्छा लगेगा कि हाँ इसको एक फैक्ट भी पता है कि हमारे देश में भी एम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है, ये पता होना चाहिए। इसलिए मैंने डेटा आपको सबसे पहले बताया, आप उसको इंट्रोडक्शन में यूज़ करोगे जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे खुद से, तो ठीक है। यहाँ पे मैं बस आपको पॉइंट्स बताऊंगा, और ऐसे कैसे लिखा जाता है मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में, उससे पहले एक वीडियो बनाया था कि ऐसे कैसे लिखना हो, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। यहाँ पे बस मैं आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड करूंगा, ठीक। अब देखो डेफिनेशन देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड वर्क। मतलब कहने का क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। मतलब एक इंसान है, एक पर्सन है जो जॉब तो ढूंढ रहा है लेकिन उसको जॉब मिल नहीं रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो चाह रहा है कि नौकरी करे लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रहा है, और जॉब ना मिलने का बहुत सारा कारण हो सकता है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन यूज एज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट होगा, बढ़ेगा, उतना अच्छा जो हमारा इकोनॉमिक ग्रो होगा, ठीक है, हमारा ग्रोथ उतना बेहतर होगा। और जितना कम एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उतना ही हमारे ग्रोथ में कमी आएगी, ठीक है, हमारे कंट्री के ग्रोथ में बाधा आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, एनएसओ डिफाइंस एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। कितने तरीके, किसको एम्प्लॉयड बोलते हैं, किसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है डिफाइन करने का, तो उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है वर्किंग, जो कि कुछ ना कुछ काम में, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयड। चाहे वो, देखो दो सेक्टर होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो इसमें भी एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड ही कहलाएगा, इसमें भी एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड ही कहलाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एम्प्लॉयड, मतलब कुछ ना कुछ काम वो कर रहा है, ठीक है। दूसरा है सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, मतलब जॉब चाह रहा है, ठीक है, करना चाह रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा, उसको बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयड। ये बेसिकली दो कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी ऐसे है जो इन दोनों में से नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कौन है, नीदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, मतलब ना तो उनको जॉब करना है, मतलब वो चाह ही नहीं रहे कि जॉब मिले, बस बैठे रहना उनको, ठीक है। और वो उनको अगर काम कोई ऑफर भी कर रहा है कि काम करो तो मना कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब तीन कैटेगरी के लोग हमारे कंट्री में हैं, फर्स्ट एम्प्लॉयड, दूसरे अनएम्प्लॉयड, और तीसरे जो करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। देखो तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द लेबर फोर्स, इन दोनों को ही हम बोलेंगे लेबर फोर्स, या तो जो काम में काम कर रहे हैं या जो काम करने में इंटरेस्टेड है, उन्हीं को हम बोलते हैं लेबर फोर्स, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंट ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज विदाउट वर्क। और अनएम्प्लॉयमेंट में इनका जो मतलब कैलकुलेशन होगा वो नहीं आएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो या मतलब रेट निकालना हो आपको, तो बस एम्प्लॉयड और जो अनएम्प्लॉयड है उनकी बात होगी, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं उनमें उनका कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में कौन आएंगे, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू 100। फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, बस आपको समझाने के लिए कि तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिखोगे तो उसको पता होगा कि इस मतलब स्टूडेंट को इन डेप्थ नॉलेज है टॉपिक का, ठीक है। अब आते हैं बॉडी के ऊपर। जब इंट्रोडक्शन में आप बेसिक सा लिख दोगे, ठीक है, इस तरीके से एक दो लाइन में, मतलब एक पैराग्राफ में, फिर आते हैं बॉडी मतलब कंटेंट। अब बॉडी में क्या करोगे कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पहले डिफाइन करोगे, हर एक चीज को, मतलब कितने प्रकार का जो है अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हर एक का टर्म दिया गया एक, उस टर्म को आप डिफाइन करोगे, बताओगे कि क्या होता है विद एग्जाम्पल। अब देखो फर्स्ट होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या होता है इसको समझते हैं। इट इज अ फिनोमिनन वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड।
कहने का मतलब क्या है, मान के चलो किसी सेक्टर में 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे आपने 20 लोगों को लगा रखा है काम पे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने काम पे लगा रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली कहाँ देखा जाता है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में देखा जाता है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। जैसे पता खेतों में काम करना, मान के चलो 10 लोगों का जरूरत है, वहाँ पे 20 लोग भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कमाने के लिए। और बेसिकली ये कहाँ देखा जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर प्रोफाइल वर्क नहीं होता है मेंटेन, वहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे सैलरी इक्वल नहीं है, इस तरीके की एक्टिविटी में आपको देखने को मिलेगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, ठीक है। जैसे कि मान के जो मानसून का मौसम है, तो ठीक है, तो कुछ जो क्रॉप्स होते हैं जो मानसून में उगाए जाते हैं, उस टाइम पे पर्टिकुलर लोगों की ज़रूरत होती है क्रॉप्स को लगाने के लिए, ठीक है। बाग मान के चलो वो सीज़न ख़त्म हो गया, उसके बाद वो लोग जो काम करते हैं वो घर पे बैठे होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, फिर से सीजन आएगा, फिर से वो काम पे करेंगे, ठीक है। मतलब सीजन वाइज जो एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। विंटर्स में कुछ क्रॉप्स लगाना होगा तभी उनका काम आएगा, ठीक है, समर में कुछ क्रॉप्स लगाना होगा तब उनका काम आएगा, ठीक है। बेसिकली ये भी कहाँ देखा जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखा जाता है इसको, ठीक है। थर्ड बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये क्या होता है, आपको देखो ये लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ना है आपको, नाम आपको याद होना चाहिए विद एग्जाम्पल। इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग फ्रॉम ए मिसमैच, देखो यहाँ पे ध्यान दें, मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो आपके स्किल्स में और जो जॉब अवेलेबल है मार्केट में उसमें मिसमैच है। कहने का मतलब आपने किया है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और मार्केट में जो जॉब अवेलेबल है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कंपनी का, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास नॉलेज तो है, आपने एजुकेशन लिया है, लेकिन जो जॉब अवेलेबल है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग आपके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो स्किल है, वो जो जॉब अवेलेबल है उसके स्किल से मैच नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और बेसिकली ये इंडिया में काफ़ी मतलब प्रिवेलेंट है। मेनी पीपल इन इंडिया डो नॉट गेट जॉब्स ड्यू टू लैक ऑफ रिक्यूजिट स्किल्स, ठीक है, एंड ड्यू टू पुअर एजुकेशन लेवल, ठीक है, बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रेन देम। देखो कभी कभी क्या होता है कि आपने बीए किया है और चाहिए बीटेक, उसमें भी दिक्कत होगी आपको। तो बेसिकली ये सब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। नाम से अगेन आपको पता लग रहा है कि साइकिल से रिलेशन है इसका। इट इज़ अ रिजल्ट, चलाने वाला साइकिल नहीं, ठीक है, बिजनेस साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइंस विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। कहने का मतलब जब रिसेशन आएगा कंट्री में, रिसेशन कहने का मतलब, ठीक है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं हमारे इंडिया में या ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपने भी सुना होगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी घाटे में जा रही है। तो उस केस में क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है जब बिजनेस साइकिल एक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है मतलब मार्केट में जब कंपनीज जो है पीछे जाती है, मतलब उनको घाटा हो रहा था, उस टाइम पे क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर करते हैं, ठीक है, मतलब जॉब से निकालते हैं। तो ऐसा सिचुएशन जब क्रिएट होता है ना कभी मार्केट में, ये हमेशा नहीं होता है, बहुत 8-10 साल बाद बहुत होता है। जैसे लास्ट टाइम जो होता है 2008 में, आपको पता होगा, आया था यूएसए में, ठीक है। तो उस टाइम पे काफ़ी एम्प्लॉयज़ को बाहर किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो था मतलब ये क्राइसिस हो रहा था रिसेशन का, ठीक है। और जैसे जैसे फिर मार्केट ग्रो होगा, जैसे जैसे फिर मतलब पटरी पे कंपनीज आती हैं, फिर से मतलब मार्केट नॉर्मल होता है, सब कुछ इकोनॉमी ग्रोथ अच्छे से होता है, फिर क्या होता है, फिर से एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। तो उसको बोलते हैं हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और बेसिकली इंडिया में इसका कोई प्रॉब्लम उतना रिलेटेड है नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स वहाँ राइज होती है जहाँ पे कैपिटलिस्ट मार्केट हो, ठीक है, जहाँ पे जैसे बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे यूएसए, जितने भी यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ब्रिटेन वगैरह, यूएसए, ब्रिटेन, इस तरीके के कंट्रीज़ में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया बेसिकली जो है ना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम से अगेन आपको पता लग रहा होगा, इट इज़ द लॉस ऑफ जॉब ड्यू टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, आने वाले टाइम पे सबसे जो इम्पैक्ट करेगा हमारे एम्प्लॉयमेंट को हमारे कंट्री में या पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो होगा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा टेक्नोलॉजी के आने से क्या होता है कि काफ़ी मतलब लोगों का काम कम हो जाता है। जैसे आपको पता होगा, जैसे एक एग्जांपल दूं, जैसे चिमनी आपने सुना होगा। ठीक है, चिमनी आपने सुना होगा जहाँ पे ईंट बनता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो लोग थे, वर्कर्स थे, वही मतलब मिट्टी को शेप दे करके बनाते थे। अभी क्या मशीन आ गया है। ठीक है, तो मशीन का क्या है कि आप मतलब जो लोग पहले मिट्टी से बनाते थे उनका काम कम हो गया है, अब उनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उनका तो चला गया, वो तो बेघर हो गए, मतलब उनको अब रखेगा नहीं, क्योंकि मशीन आ गई। उसके बदले में आप मतलब मशीन में ईंट डालो, वो मतलब उसी शेप में देगा और बन जाएगा ईंट। तो बेसिकली हर एक सेक्टर में, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा आपको आने का, जैसे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में देखो कि काफ़ी लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, मतलब सही करने में लगे हुए हैं। लेकिन मान के चलो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए, कुछ ऐसा आ जाए जिससे वो काम इंसान ना करके वो मशीन ही कर दे, तो उस इंसान की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि टेक्नोलॉजी भी जो है ना, जो एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है, और आने वाले टाइम पे यही होगा। ठीक है, ये स्पेलिंग चिमनी का एक बार आप देख लेना, हो सकता है गलत लिखा हो। ठीक है, देखो एक डेटा है इन 2016 वर्ल्ड बैंक डेटा प्रेडिक्ट क्या करता है, प्रेडिक्टेड दैट प्रोपोर्शन ऑफ जॉब्स थ्रेटन्ड बाय ऑटोमेशन इन इंडिया इज 69%। देखो कितना हाई है, मतलब टेक्नोलॉजी के आने से जो जॉब का मतलब थ्रेटन मतलब कि संभावना है कि इतने जॉब खतरे में आ सकते हैं। 69% ऑफ द जॉब्स जो है खतरे में आ सकता है, क्या हो, टेक्नोलॉजी के आने से। समझ रहे हो ना, मतलब किस प्रोपोर्शन में आप देख रहे हो कितना इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। इसको देखते हैं क्या होता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। It refers to the time lag between the jobs when an individual is searching for a new job or is switching between the jobs। कहने का मतलब कि मान के चलो कोई एक इंसान है, ठीक है, वो एक जॉब कर रहा होता है और उस जॉब किसी भी रीजन से वो जॉब से निकल जाता है या निकाल दिया जाता है, और वो कोई दूसरा जॉब ढूंढ रहा होता है। तो ऐसा तो है नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने एक जॉब छोड़ा तुरंत आपको दूसरा जॉब मिल जाए। ठीक है, उसके बीच में कुछ टाइम लैग होता है, कुछ वक्त लगेगा आपको, 1 महीना 2 महीना 6 महीना लग सकता है दूसरे मतलब किसी जॉब में ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, तो वो जो 6 महीने का गैप है ना, उसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उस 6 महीने के लिए वो इंसान क्या था, अनएम्प्लॉयड था, उसके पास कोई काम नहीं था। तो वैसे एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेसिकली वही है। नेक्स्ट आते हैं वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखो ये नाम से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिवेल यही करता है। This means people working informally without proper jobs contracts and thus sans any legal protection। sans मतलब क्या होता है कि without, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, बेसिकली ये बात किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कोई भी मतलब आप जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, मान के चलो किसी के खेत में आप काम कर रहे हो या कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपको निकाल सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे सेक्टर जहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है आपका, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करे जॉब से लेकर के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं होता जॉब का। ठीक है, तो इंडिया में मोर देन 70% जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही आता है, ये भी बात जान लो आप। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम लोग हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है या जो एमएनसीज में काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कंपनी वगैरह में, प्राइवेट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहाँ पे प्रॉपर आपको एक सैलरी मिलती हो पर मंथ, ठीक है, डीए वगैरह मिलता हो, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, दीज पर्सन्स आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड सिंस रिकॉर्ड्स ऑफ देयर वर्क आर नेवर मेंटेन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डीम्ड अनएम्प्लॉयड, मतलब ठीक है, मतलब एम्प्लॉयड हैं, मतलब नो डाउट सैलरी वगैरह कुछ कुछ उनको वेजेस मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, आपको बताया था मैंने। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रीजंस क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो फर्स्ट है सोशल फैक्टर में क्या आता है,
इन इंडिया द कास्ट सिस्टम इज प्रिवेलेंट। आपको पता होगा कि अभी भी जो हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम, रिलीजन बेस पे नौकरी मिलना, कास्ट बेसिस पे किसी को इग्नोर करना या किसी को जॉब से निकाल देना, ठीक है, ये अभी भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पे प्रिवेलेंट करता है। ठीक है, मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे जो है कास्ट बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये एक रीज़न है सोशल फैक्टर का। ठीक है, जहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है स्पेसिफिक कास्ट को कि ये कास्ट ये पर्टिकुलर जॉब नहीं कर सकता है। ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है, दूसरा है पॉपुलेशन, एक रीज़न हो सकता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आपको पता है कि इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो आपको पता है कितना भी जॉब क्रिएशन किया जाए, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना डिफिकल्टी होगा एम्प्लॉयड होने में, उतना डिफिकल्ट होगा आपको नौकरी लेने में। तो बेसिकली कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ बीन द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, इवन यू कैन से द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, फिर होता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अभी भी जो हमारा कंट्री है ना, मतलब मान के चलो कि जो 45% एम्प्लॉयड लोग हैं, मैं बता रहा हूँ 45%, अराउंड 45 और ये 44 समथिंग के आसपास, आपको एग्जैक्ट डेटा बजट में देख लेना आप। ठीक है, 45% जो हैं लोग एम्प्लॉयड जो है इंडिया में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं। ठीक है, तो समझ लो कि अगर 100 लोग हमारे कंट्री में हैं तो मान के चलो 45 लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पे आता है पता है आपको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। दूसरी एक और यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ आपको, 45% तो एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जो जीडीपी का जस्ट 18% यहाँ से आता है। तो समझ लो कि 45% लोग मिल के 18% जो है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं कंट्री का। तो आप सोच लो कितना गैप है इन दोनों के बीच में, मतलब काम करना और प्लस जो आउटपुट मिल रहा है उससे। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बेसिकली जो होता है ना, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, कभी भी कास्ट बेसिस पे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इन सब की वजह से ये 45% तो हो जा रहा है, लेकिन जो इनका आउटपुट है बस 18% तक ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। आपको पता है कि जैसे जैसे बड़ी कंपनियां आती है तो छोटे छोटे जो कंपनीज होते हैं उनको वो सबस्यूम कर लेती है, मतलब अपने अंदर वो कर लेती है। तो उससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसलिए आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, वो काफ़ी मतलब स्कीम्स लेकर के आती है, जैसे स्टार्टअप स्कीम्स, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को, छोटे छोटे एमएनसीज जो कंपनी है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो भी ग्रो करें। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी एक रीज़न है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, क्योंकि जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगा वो लोगों को कम करते जाएंगे। ठीक है, और छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होता है वो क्या होता है, मैन पावर पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे अगर मान के चलो छोटा सा एक गाँव में कोई एक फैक्ट्री है कपड़ा बनाने का, तो वहाँ पे मशीन से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं इंसान पे, क्योंकि उनके पास बजट कम होता है, तो वो मैनेजमेंट मतलब डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी कंपनीज हैं, मतलब टेक्सटाइल कंपनीज मान के चलो, तो बेसिकली मशीन्स पे ज़्यादा रिलाई करती है रेदर की मतलब पर्सन पे या किसी इंडिविजुअल पे। तो ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर। मतलब जैसे मान के चलो आपको पता होगा कि बिहार जो है, बिहार के जो वर्कर्स हैं आपको ऑल इंडिया में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी ये जरूरी है बिहार में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ लोग जो हैं बाहर जा करके कमा रहे हैं, लेकिन बहुत स्टेट में जहाँ से लोग बाहर जाते ही नहीं है, उसी स्टेट में रहते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं। उसका रीज़न क्या है, ठीक है, और पूरे ओवरऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मोबिलिटी जो है लेबर का वो है लो। ठीक है, ड्यू टू अटैचमेंट टू द फैमिली, फैमिली को छोड़ कर जाना नहीं चाहते हैं। पीपल डू नॉट गो फार ऑफ एरियाज फॉर जॉब्स। ठीक है, मान के चलो विदेश जाना हो तो नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है कि इनसिक्योर होते हैं, वहाँ जाके क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज बैरियर एक है। ठीक है, मान के चलो आपको अगर यूएसए में जॉब मिल भी रहा है तो आप यूएसए नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको इंग्लिश मतलब इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से रिलीजन हो सकता है। मान के चलो आप मुस्लिम कंट्रीज़ में आपको जॉब मिल रहा है, अगर आप हिंदू हो तो वहाँ पे जाने से आपको मतलब थोड़ा सा वो होगा, इनसिक्योर फील करोगे कि वहाँ कैसे जाएं। या फिर मुस्लिम लोग जो हैं वो मतलब इस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि इनसिक्योरिटी फील होती है कि वहाँ यार मतलब एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्लाइमेट एक रीज़न हो सकता है कि आपको अगर कहीं बोल दिया जाए कि नहीं आपको स्वीडन जाना हो, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाना हो, ठीक है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है,
तो इस केस में क्या है कि लोग उससे भी डरते हैं। तो ये एक रीज़न है, माइनर सा रीज़न है, लेकिन बड़े लेवल पे ये रीज़न देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेक्ट्स इन एजुकेशन सिस्टम। मतलब एजुकेशन सिस्टम में डिफेक्ट होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। इवन मैं कह सकता हूँ कि ये पॉवर्टी और एजुकेशन एक ऐसा है जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, देखो जॉब्स इन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड हैव बिकम हाईली स्पेशलाइज्ड। मतलब अगर आप जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है, जैसे यूएसए वगैरह है, ठीक है, यूएसए, फ्रांस वगैरह, जर्मनी, वहाँ पे क्या है कि बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड, मतलब स्किल्स आपके पास स्किल्स होना चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ आपके पास स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जनरलाइज करके पढ़ के चले गए। ठीक है, बट इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी भी ओल्ड सिस्टम पे चल रहा है। ठीक है, हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी जो लाया गया है 2020 में, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा और उस पर आने में बहुत वक्त है, कम से कम 2030 तक लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी उस तरीके से स्किल ओरिएंटेड नहीं है। मतलब लोगों को पढ़ा तो देता है, डिग्री दे देता है, लेकिन उसके साथ जो स्किल रिक्वायरमेंट है, जो आज के टाइम पे जॉब में रिक्वायर्ड है, जो स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म का एक स्किल है, ठीक है, मतलब टेक्निकल स्किल्स है, वो सब पे कम थोड़ा सा वेटेज दिया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। वो भी एक रीज़न है अनएम्प्लॉयड होने का। दस मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बिकम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। ठीक है, तो ये एक स्किल डेवलपमेंट भी एक रीज़न है। अब देखो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, कंक्लूड करना है आपको, क्योंकि देखो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो कम नहीं हुआ है, तो इसको आप बड़ाई कर सकते नहीं हो। ठीक है, कि बहुत अच्छा हम ग्रो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आप कर सकते हो कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी इनिशिएटिव्स सच एज, जैसे कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जैसे स्माइल स्कीम आया है। ठीक है, पीएम दक्ष योजना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ठीक है, ये सब को आप कंक्लूजन में डाल सकते हो और ये उम्मीद कर सकते हो, वी कैन होप दैट इन कमिंग ईयर्स वी कैन इम्प्रूव आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो एंड रेट। ठीक है, इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स डालना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था वीडियो। बाकी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मैंने दिखा दिया है कि ये टेलीग्राम चैनल हमारा है, यहाँ पे जाना, इसको ज्वाइन कर लेना, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड